ले लेते हैं, जरा जान लेते हैं कि इसकी सिग्निफिकेंस कितनी है, कितनी इंपॉर्टेंस है। पाकिस्तान में 27 साल के बाद इतना बड़ा इवेंट होने जा रहा है। साबिक सफीर मसूद खालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मसूद साहब, बहुत शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने के लिए। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सर? सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, क्या समझते हैं कितनी सिग्निफिकेंस है इस इवेंट की पाकिस्तान में होने पर? जी, अस्सलाम वालेकुम, आपको बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये 23 साल तकरीबन हो गए हैं एससीओ को बने हुए, और ये पहला मौका है। ये रोटेशन में बारी आती है हर मुल्क की इस किस्म के इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करने की। तो इस दफ़ा हमारी बारी है, हम होस्ट कर रहे हैं। और 2017 में पाकिस्तान एससीओ का फुल मेंबर बना था, उससे पहले हम ऑब्जर्वर थे। तो उसके बाद ये पहला हाई लेवल सेगमेंट है जो पाकिस्तान होस्ट कर रहा है। जाहिर बात है, हमारे लिए एक ऑनर की बात है कि 10 ममालिक के जो सरबराहान हैं वो यहाँ आ रहे हैं, या वज़ीर आज़म आ रहे हैं, एक दो वज़ीर ख़ारजा भी हैं, और इसके अलावा ईरान के अव्वल नायब सदर आ रहे हैं। अच्छा, एक और मैं बात बताऊं कि देखिए, मंगोलिया जो है, मंगोलिया का स्टेटस इस वक्त ऑब्जर्वर का है इसमें एससीओ में, लेकिन गालबन मेरी इत्तला के मुताबिक उनके वज़ीर आज़म भी आ रहे हैं। दैट इज ऑल्सो ए सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट। एनीवे, इसमें एससीओ के सेक्रेटरी जनरल भी होंगे, और कुछ और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके भी यहाँ पर नुमाइंदे आएंगे। तो अच्छी खासी बड़ी गैदरिंग है। तो देखिए, एससीओ की सिग्निफिकेंस तो इसलिए हमारे साथ थी कि हम 2005 से ऑब्जर्वर थे, और हमारी ये ख्वाहिश थी कि हम इसके फुल मेंबर बने। उसकी वजह ये है कि ये सारे ममालिक हमारी नेबरहुड में हैं। तो चाइना है, चाइना दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, एशिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, और हमारा बड़ा कलीदी दोस्त है, पुराना दोस्त है। तो एक तो चाइना की अपनी अहमियत है। उसके बाद ये ईरान है। ईरान हम भी हमारा पड़ोसी है, जिसके साथ हमारे ताल्लुकात हैं, सदियों से मजहबी ताल्लुकात हैं, ज़बान के ताल्लुकात हैं, कल्चरल लिंक्स हैं। फिर अफगानिस्तान है। उसके बाद ये सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स है, इनके साथ भी इसी किस्म के हमारे ताल्लुकात हैं। तो ये नेबरहुड में जो हमारी एक यानी कि डिप्लोमेसी है, उसका ये इम्पेरेटिव था कि हम इसके मेंबर बने। तो जाहिर बात है, ये हमने ये ऑब्जेक्टिव हासिल कर लिया, और जब से हम मेंबर बने हैं, हम इनके एससीओ के प्रोग्राम्स में, एक्टिविटीज में बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ये भी मैं बताता चलूं कि जब एससीओ एस्टैब्लिश हुई थी 2001 में, तो उस वक्त सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ था, और उसके बाद जो एक क्योस की सिचुएशन डेवलप हुई थी, तो चीन और रूस ने यह तय किया कि हमें अपने ममालिक में स्टेबिलिटी लाने के लिए एक दूसरे के साथ ताउन करना है, ताकि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म ना बढ़े। तो इसके लिए उन्होंने आपस में कोशिशें की। 5 ममालिक इसके रुकन बने। अब जाहिर बात है 10 ममालिक इसके मेंबर हैं। तो प्राइमरली एट दैट टाइम उसका फोकस सेपरेटिज्म, टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म के ऊपर था। लेकिन जैसे जैसे ये ऑर्गेनाइजेशन इवॉल्व हुई, इन्होंने कहा कि अब हमें रीजनल कोऑपरेशन की तरफ जाना चाहिए। तो उस कॉन्टेक्स्ट में इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो है वो सामने लाई गई, और उसमें मुख्तलिफ एरियाज में प्रोजेक्ट्स डिस्कस हुए। कुछ इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, कुछ पाइपलाइन में हैं, कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है। मसूद साहब, बीइंग डिप्लोमेट, पाकिस्तान के लिए पिछले कुछ अरसे में चैलेंजेस रहे हैं डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर। पॉलिटिकली तो एक प्रोपेगेंडा होता है, जब एक सियासी जमात हुकूमत में नहीं होती, दूसरी हुकूमत में होती है, तो वो कहती है जी कि इनको ये सियासी तौर पे अकेले हो गए या दुनिया में अकेले हो गए। फिर आपके जो एनिमी कंट्रीज़ होते हैं वो भी इस किस्म का प्रोपेगेंडा करते हैं। लेकिन इतने बड़े इवेंट का इनेकाद, और इंशाल्लाह कामयाब इनेकाद, किस हद तक सिग्निफिकेंट हो सकता है पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर एक स्ट्रेचर को बेहतर करने में? और क्या आने वाले वक्त में भी हम इस इवेंट की बुनियाद पर मजीद ऐसी बड़ी डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज़ कर सकते हैं? कोई ऑप्शन देगा, मौका देगा हमें ये? नहीं, देखिए, हम तो पहले भी समिट्स करते रहे हैं, इवेंट्स करते रहे। ओआईसी के हमने समिट्स किए हैं, ओआईसी के हमने फॉरेन मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस की है। लास्ट मुझे जो याद है, ईसीयू की हमने समिट की थी शायद 2017 में। तो पाकिस्तान ये करता रहा, और हम मेहमान नवाजी में भी हमारा एक कल्चर है, हमारी बड़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन है। जब भी कोई गैर मुल्की मेहमान आता है तो हम उसको हॉस्पिटैलिटी पूरी तरीके से देते हैं। लेकिन देखिए, एक और बात जो इस कॉन्टेक्स्ट में जो आपने सवाल किया, अहम यह है कि जब से ये बीआरआई का प्रोजेक्ट सीपैक शुरू हुआ है, जो कि एक सिग्नेचर प्रोजेक्ट है बीआरआई का, और उसमें पाकिस्तान और चीन जो हैं दोनों शराकतदार हैं, उसके बाद से सीपैक के शुरू होने के बाद पाकिस्तान की जो रीजनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है वो बढ़ गई है। अब दुनिया पाकिस्तान को सीपैक के नाते भी एनालाइज करती है, स्टडी करती है, कनेक्टिविटी के कॉन्टेक्स्ट में, ट्रांसरीजनल कोऑपरेशन। तो अब ये जो एससीओ है, ये हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है जहां के तमाम मेंबर ममालिक ये चाहते हैं कि इस रीजन में कोऑपरेशन बढ़े।
इकोनॉमिक इंटीग्रेशन आए, प्रोजेक्ट्स लगे, कनेक्टिविटी हो। अब देखिए सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जो हैं वो सारे लैंडलॉक्ड हैं। एससीओ की जो मेंबर स्टेट्स हैं उसकी 40% कंट्रीज जो हैं दे आर लैंडलॉक्ड, दे डोंट हैव एक्सेस टू सी। अब वो पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं, वो गवादर की तरफ देख रहे हैं, वो हमारी पोर्ट्स की तरफ देख रहे हैं, ताकि उनको सीपैक का जो ये एक विंडो खुला है इसके जरिए रास्ते मिलें और वो हमारे रास्ते तिजारत करें। तो इट्स ए प्रोपोजिशन फॉर म्यूचुअल बेनिफिट। इससे उनका भी फायदा होगा, हमें भी रॉयल्टी मिलेगी, हमारा भी रेवेन्यू जनरेट होगा, हमारी भी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। अच्छा, तो ये विन है, ये विन विन है सब साइड्स के लिए। भारत जो है वो उसके वज़ीर ख़ारजा और उनके मंदूबीन भी जो हैं वो आ रहे हैं पाकिस्तान, और आने से पहले एस जयशंकर साहब जो हैं उन्होंने इंडिया में ही एक तकरीब के दौरान कहा था कि मैं पाक भारत ताल्लुकात की बात करने के लिए नहीं जा रहा हूँ, वहाँ पे एससीओ के एक रुकन की हैसियत से जा रहा हूँ, सिर्फ अपने मुल्क की रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो डू यू थिंक उनका यहाँ पर आना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? एक तो इम्पॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, एक आइस ब्रेकिंग पॉइंट हो सकता है या नहीं हो सकता यहाँ पर, क्योंकि साइडलाइंस में भी आपको पता है मुलाकातें होती हैं इस तरह के बड़े इवेंट्स के अंदर। आपको लगता है कि कोई आइस ब्रेकिंग पॉइंट बन सकता है पाकिस्तान और भारत के दरमियान? देखिए वो ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। बात यह कि इंडिया पाकिस्तान के दरमियान तो कोई भी चीज हो तो वो एक इंटरनेशनल न्यूज बन जाती है। क्रिकेट का मैच हो, इस वक्त जयशंकर साहब यहाँ आ रहे हैं। देखिए अगर आप इंडियन पैटर्न को फॉलो करें तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर पिछले चंद सालों में मेरा ख्याल है इस मीटिंग को अटेंड नहीं करते। ये सेकंड हाईएस्ट लेवल फोरम है एससीओ का। सबसे नंबर 1 फोरम जो है वो हेड्स ऑफ स्टेट का होता है, जिसकी मीटिंग कजाकिस्तान में हुई थी जुलाई में। अब हम ये कर रहे हैं तो इसमें इनकी इंडिया की नुमाइंदगी इनके वज़ीर ख़ारजा ही करते रहे, तो गालिबन वही पैटर्न फॉलो किया जा रहा है। और उन्होंने कॉन्टेक्स्ट क्लियर कर दिया जयशंकर साहब ने कि देखिए मैं इस मल्टीलैटरल इवेंट के लिए जा रहा हूँ, मैं ये बायलैटरल इस पे कोई बातचीत हमारी नहीं हो रही। तो उन्होंने ऑलरेडी लाइंस जो हैं वो क्लियर कर दी हैं। लेकिन देखिए होता ये है कि इन इटसेल्फ इंडिया ये भी कर सकता था कि इंडिया अपने वज़ीर ख़ारजा को ना भेजता, किसी और वजीर को नुमाइंदगी के लिए भेज देता, तो वो भी एक सिग्नल होता है कि इंडिया ने कोई बहुत ज्यादा इसको अहमियत नहीं दी। लेकिन इंडिया एससीओ को अहमियत देता है द कॉन्टेक्स्ट के एससीओ जो है वो चाइना ड्राइव कर रहा है और उसको रूस सपोर्ट कर रहा है, और चीन और हिंदुस्तान के ताल्लुकात भी जो हैं वो भी कोई पूरी तरह स्टेबल नहीं है, कशीदा हैं। तो इंडिया जो है वो ये फील्ड जो है ओपन नहीं रखना चाहता कि वो सिर्फ चीन के हाथ में जाए। इंडिया भी बड़ा मुल्क है तो वो चाहता है कि उसकी प्रेजेंस एससीओ में भी रहे, ताकि और उसके पुराने ताल्लुकात हैं। दिस इज व्हाट आई वाज अबाउट टू आस्क, क्योंकि ये जिस ब्लॉक का हम जिक्र कर रहे हैं, कुछ लोग पाकिस्तान को भी इस ब्लॉक का हिस्सा कहते हैं कि शायद पाकिस्तान इस अमेरिकन साइड का हिस्सा नहीं है और इस ब्लॉक का हिस्सा है, दो कि पाकिस्तान ऑलवेज सेज कि हमारे डिप्लोमेटिक कोऑपरेशन और कॉन्टैक्ट सबके साथ हैं। लेकिन बहरहाल वी नो कि एक बाउंडिंग है रशिया की, चाइना की, टर्की की, कतर की, एक ग्रुप नजर आता है हमें ये वाला। तो इंडिया कहीं ना कहीं रेलेवेंट भी रहना चाहता है, कहीं ना कहीं बैक बिहाइंड द सीन। आपको ये भी लगता है दैट्स व्हाई दे आर स्टिल अ वेरी एक्टिव पार्ट ऑफ दिस होल प्रोसेस? नहीं, देखिए इंडिया एक बड़ा मुल्क है, साउथ एशिया का सबसे बड़ा मुल्क है, एक इमर्जिंग इकोनॉमी है। इंडिया की अपनी इंपॉर्टेंस है, उसको तो हमें डिसरिगार्ड नहीं करना चाहिए। तो मैं ये कह रहा था कि एससीओ में वो अपनी प्रेजेंस करना चाहते हैं और पाकिस्तान आना भी एक अच्छी बात है। कोई ब्लॉक वगैरह नहीं बनने जा रहा है, ये कोई एशियन नेटो नहीं है, ये कोई काउंटरवेट नहीं है। लेकिन ये सेंट्रल एशिया जो मेंबर स्टेट्स हैं, खुसूसन सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, ईरान, रशिया, चीन, ये नहीं चाहते कि यूरेशियन रीजन जो है वहां पर जो ताकतें दूर बैठी हुई हैं, मगरबी ताकतें, वो वहां से इस रीजन की डोरियां हिलाएं। समझ रहे हैं आप बात? यानी कि एज काउंटरवेट आप कह सकते हैं, लेकिन काउंटरवेट नॉट इन मिलिट्री टर्म्स और इन सिक्योरिटी टर्म्स एज सच, मोर इन इकोनॉमिक टर्म्स के। ये देखिए जैसे ब्रिक्स अब इवॉल्व हो रहा है, वो भी एक इकोनॉमिक ग्रुपिंग के तौर पर इवॉल्व हो रहा है। लेकिन जो इस वक्त वेस्ट की डोमिनेशन है इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, और जो वर्ल्ड ऑर्डर जो डेवलप किया गया था, इवॉल्व किया गया था, वो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद किया था, उसको वेस्ट ने लीड किया। अब वो चीज चेंज हो रही है। अब वो अमेरिका की प्री एमिनेंस वर्ल्ड अफेयर्स में उस तरह नहीं है। अब चीन उभर के आ रहा है, चीन के साथ और लोग आ रहे हैं। अब ये जो सारे ममालिक हैं ये BRI को देखते हैं फॉर देयर बेनिफिट। वो ये नहीं चाहते कि यहाँ पर एक बिग पावर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाए चीन और अमेरिका का इस रीजन में, और जो सारी इकोनॉमिक कोऑपरेशन
टाइप के हो जाए। आपके एनालिसिस का, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। आप हमारे साथ मौजूद रहे और आपने इस अहम मौजू पे हमारी रहनुमाई की, कॉन्सेप्ट्स को हमारे क्लियर किया। मसूद खालिद सीनियर डिप्लोमेट हैं, इस सारी सूरत हाल को समझते हैं। उन्होंने हमें बताया कि हाउ इंपॉर्टेंट दिस सेशन इज़, पाकिस्तान के लिए कितना ज़रूरी है और पाकिस्तान की सम हाउ बहरहाल एक डिप्लोमेटिक सक्सेस है जिस तरह पाकिस्तान इतने बड़े सेशन को होस्ट करने जा रहा है और आने वाले वक्त में भी इंशाल्लाह हम करते रहेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट SCO।